हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी एजुकेशन 85 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एसएससी एमटी हवलदार 2023 के संदर्भ में पांचवा वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं। इसके पहले यदि आप 4 वीडियो नहीं देखें तो उसको जाकर जरूर देखें, क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टि से वह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये पांचवा प्रैक्टिस टेस्ट है। तो ध्यान रखना, यह सारे क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पर आधारित हैं। हमारी टारगेट है कि कुल 5000 प्लस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराना। तो ध्यान रखिए, सीरीज का नाम है एसएससी क्रांति टेस्ट सीरीज। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो ध्यान से देखिए क्या दिया गया है कि वेटिंग ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। तो ऑप्शन क्या दिया है? ए अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी आर अम्बेडकर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी आर अम्बेडकर। चलिए थोड़ा अंबेडकर के विषय में और अतिरिक्त आपको जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। ध्यान देखिए इस ग्राफ को। तो वेटिंग फॉर ए वीजा बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा है। अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तकें जैसे क्या हो जाएगा? थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, कोर्ट इन इंडिया, थॉट्स ऑफ लॉजिस्टिक स्टेट, द बुद्धा एंड हिज धम्मा प्रॉब्लम, ये सब किसकी बुक है? अंबेडकर की बुक है, ध्यान रखना। अगला, बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। यह भीम जन्मभूमि स्मारक बनाया गया है। अंबेडकर ने अछूतों के लिए क्या किया था? 20 जुलाई 1924 को बंबई में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्रता मजदूर और अनुसूचित जाति फेडरेशन की भी स्थापना की थी। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपने जीवन के अंतिम चरण में अपना लिया था। डॉक्टर अंबेडकर 1950 में कोलंबो विश्व बौद्ध परिषद के अध्यक्ष बन गए थे। अंबेडकर का निधन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को। ध्यान रखना, कहाँ पर? दिल्ली में। इनकी समाधि को क्या कहते हैं? चैत्रा भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह इतना फैक्ट आपको अंबेडकर के विषय में जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए और इसका उत्तर कमेंट्स करिए। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बी मणिपुर, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ध्यान से देखिए। चलिए कुछ तमिलनाडु से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो श्री ब्रह्मेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ध्यान रखना, श्री ब्रह्मेश्वर मंदिर तमिलनाडु के कहाँ पर स्थित है? त्रिची के समीप कहाँ पर? थिरुपट्टूर में स्थित है। और तमिलनाडु को ध्यान रखिए, तमिलनाडु में जो मदुरई है उसको मंदिरों का शहर भी कहते हैं। ध्यान रखना, तमिलनाडु से जैसे आपके एपीजे अब्दुल कलाम हैं, इसके बाद आप अगर श्री रामानुजाचार्य भी हैं, तमिलनाडु से संबंधित है। दरअसल तमिलनाडु में ही भारत का दक्षिणतम बिंदु, वो भारत का दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का क्या नाम उसका? केप कमोरियन भी स्थित है, ध्यान रखना, जो कि 8 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। ध्यान रखना, 8 डिग्री 4 मिनट पर। ध्यान से देखिए। चलिए, मांडवी मुगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन ए कथक, बी ओडिसी, सी सत्रिया, डी मणिपुरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ओडिसी से। किससे है? ओडिसी से, याद रखना है। चलिए कुछ अतिरिक्त बताते हैं आपको, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होना है। तो माधवी मुग्दल का संबंध ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। माधवी मुग्दल वर्ष 1984 में संस्कृति पुरस्कार, 1990 में पद्मश्री पुरस्कार, 2000 में संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित हुए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी धौलावीरा, सी लोथल या डी कालीबंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो में विशेष पाया गया था स्नानागार। चलिए इसके विषय में थोड़ा अतिरिक्त समझ लीजिए, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टि से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सर्वाधिक महत्वपूर्ण इमारत है। स्नानागार की सतह पक्की ईंटों की है, जिसमें क्या है? जिप्सम और मोर्टार द्वारा
जोड़ा गया है। मैके का अनुमान है कि इसमें पुजारी रहते थे, ऊपरी कक्ष में पूजा पाठ करते थे, निचले कक्ष में स्नान करते थे। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। किस भाषा में? सिंधी भाषा में। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम कौन किया था? 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ पर है? पाकिस्तान के लारकाना जिले में। पाकिस्तान के लारकाना जिले में अगर पूछेगा किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए और इसका उत्तर कमेंट्स करिए। भारत में ग्रिड क्षमता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, बी भड़ला सोलर पार्क, सी चाड़का सोलर पार्क, डी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। क्या हो जाएगा? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। चलिए इसके विषय में थोड़ा अतिरिक्त समझाते हैं आपको, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल है। तो भारत में ग्रिड क्षमता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का उद्घाटन किया। 750 मेगा वाट की रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको याद रखना दोस्तों, ये भी परीक्षा के दृष्टि से आपके काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 1931, बी 1929, सी 1935 या डी 1933। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1929। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1929 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके विषय में थोड़ा अतिरिक्त आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब हुआ? 1929 में पारित किया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम को शारदा एक्ट 1929 के नाम से भी जाना जाता है। शारदा एक्ट 1 अप्रैल 1930 को लागू हो गया। ये भी ध्यान रखना है। बाल विवाह निषेध अधिनियम डॉक्टर हरविलास शर्मा के प्रयत्नों से पारित हुआ था। ये भी ध्यान रखना है। शारदा अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के लड़का तथा 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह पर रोक लगाकर बाल विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लड़कों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष तथा लड़की की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान भी याद रखना, दोनों लड़के एवं लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान सिचुएशन के अनुसार ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से पढ़िए। अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में सर्वाधिक वृद्धि क्यों है? ऑप्शन, क्योंकि लोग अविकसित देशों से पलायन करते हैं, क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती है, क्योंकि ऐसे देशों में जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सरकारी नीतियां सामान्यतः सख्त होती है, क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों कम होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती हैं। ध्यान रखिए। चलिए इसके विषय में इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल है। अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज की जनसंख्या वृद्धि कम है, क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती हैं। अल्प विकसित देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक पाई जाती है। इसका कारण कृषि पर अधिक निर्भरता और स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में पिछड़ापन है। विकासशील देशों में जन्म दर अधिक होती है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आती है। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है? पृथ्वी की महासागरीय परत यानी क्रस्ट में मुख्य रूप से होते हैं सिलिका और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और निकेल, सिलिका और मैग्नीशियम, लोहा और एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं, इसके विषय में थोड़ा आपको और समझाते हैं डिटेल। ध्यान देखिए इस टेबल को, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत यानी क्रस्ट में मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम होता है। पृथ्वी की ठोस परत को क्या कहते हैं? थीलोस्फीयर कहते हैं। थीलोस्फीयर परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे हम आपको अगर इस टेबल में समझाने का प्रयास करें
ये 3 प्रकार से है। इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट, इसको क्रस्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं, और इस पार्ट को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्रस्ट, मेटल, कोर, यही 3 भागों में बांटा गया है। तो जैसे ऊपरी क्रस्ट में क्या है? क्रस्ट समुद्र तल से कितना 5 किलोमीटर तथा महाद्वीपीय में करीब 35 किलोमीटर तक मोटी होती है। इसका निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से होता है। सिलिका और एल्युमिनियम से होता है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं, ध्यान रखना। दूसरा मध्य परत क्या है? मेटल। क्या है? मेटल। इसकी गहराई कितना है? 2900 किलोमीटर तक है। इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से होता है। इसे सीमा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है? सिलिका और मैग्नीशियम होता है। तीसरा क्या है? कोर। यह मुख्य रूप से निकिल और लोहे से बना है, इसलिए इसे नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं? नीफे। चलिए, आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? कौन सा गोचा महोत्सव? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। चलिए इसके विषय में थोड़ा अतिरिक्त आपको जानकारी बताते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र की जनजाति गोचा त्यौहार मनाती है। यानी किसका त्यौहार? जनजाति त्यौहार है। गोचा महोत्सव रथ यात्रा के समय मनाया जाता है। गोचा त्यौहार की शुरुआत किस चालुक्य वंश के द्वारा की गई थी? गोचा त्यौहार बस्तर दशहरा के बाद मनाया जाता है। ये भी आपको हाईलाइट पॉइंट में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। ध्यान से देखिए, चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? मेथनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेथनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? मेथनोइक अम्ल। इसी काटने से हमें शरीर में चिड़चिड़ाहट होती है, जो कि यही अम्ल पाया जाता है। चलिए ध्यान से देखिए, मेथनोइक अम्ल चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है। मेथनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? HCOOH होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू संतरे यानी खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जबकि लैक्टिक अम्ल किस पर? प्रकाशीय समायोता को प्रदर्शित करता है, ध्यान रखना है। तो चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए हरियाणा, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? झारखंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड। ध्यान से देखिए, चलिए इसके विषय में थोड़ा डिटेल समझिए कि विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के झारखंड राज्य द्वारा शुरू की गई थी। सहाय योजना कब? 15 दिसंबर 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुरू की थी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? ऑप्शन ए पाइका, बी बिरहा, सी मटकी, डी अलकाप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिरहा। कौन सा हो जाएगा? बिरहा। चलिए थोड़ा इसको समझिए ध्यान से देखिए, बिरहा नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं। बिरहा नृत्य को पूरी तरह पुरुषों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। महिला पात्रों की भूमिका भी निभाते हैं। विदेशियों के साथ बिरहा ग्रामीण नृत्य ग्रामीण बिहार में मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम है। पाइका उड़ीसा के दक्षिणी भागों में प्रस्तुत किया जाने वाला युद्ध संबंधी लोक नृत्य है। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश में मालवा की महिलाओं के द्वारा विवाह तथा अन्य अवसरों में उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। मंडल नृत्य, सोहराई नृत्य, दासाई नाच, सरहुल नृत्य, कर्मा नृत्य आदि झारखंड राज्य का प्रमुख नृत्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हान, बी सिंध, सी कांगड़ा, डी दून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देना इसका उत्तर। तो क्या कहते हैं उसको? दून। क्या कहते हैं दोस्तों? दून। चलिए इसके विषय में थोड़ा आपको समझाते हैं। ध्यान से देखिए
कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्ध्य को क्या कहते हैं? दून कहते हैं। लघु हिमालय तथा बाह्य हिमालय शिवालिक के बीच कहीं कहीं घाटियां पाई जाती है, जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में दुआ कहते हैं। शिवालिक श्रेणी हिमालय की अन्य श्रेणियों की तुलना में बहुत छोटी आकार की है, इसलिए इसे उप हिमालय भी कहते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? ऑप्शन ए फ्यूज, बी एलिमेंट, सी सेल, डी स्विच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिमेंट। क्या कहलाती है? एलिमेंट। चलिए थोड़ा ध्यान समझिए इस टेबल को। क्या दिया गया है कि इलेक्ट्रिक रूम में हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली को एलिमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम में 80% निकिल और 20% क्रोमियम होता है। एक बैटरी में आमतौर पर सेल का एक समूह होता है। सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि ए.आर. रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शन 1, बी 4, सी 2 या डी 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2। ध्यान से देखिए। चलिए इसके विषय में समझ लीजिए। यह ग्राफ विशेषकर ध्यान दीजिए, आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ए.आर. रहमान 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। ए.आर. रहमान ने 2009 में जय हो गाने के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। ए.आर. रहमान 6 बार नेशन फिल्म और 15 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। ए.आर. रहमान को वर्ष 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म में संगीत के लिए 2 ऑस्कर भी दिया गया था। चलिए कुछ पुरस्कार हैं, किससे संबंधित है ये भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैन बुकर पुरस्कार अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। गोल्डन पांडा पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरालोग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन पुरस्कार शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न में राष्ट्रीय सेवा, कला, साहित्य और विज्ञान क्षेत्र में निपुण या जन सेवा निपुण भारत रत्न दिया जाता है। भौतिकी, रसायन और चिकित्सा या साहित्य या शांति एवं अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। फिल्म सिनेमा के लिए दादा भाई फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। फिल्म क्षेत्र के लिए ऑस्कर पुरस्कार, सरकारी सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार या पत्रकारिता या साहित्य, इन सब के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ये भी आप ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या दिया गया है? शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष ... में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया है। ऑप्शन ए 2004, बी 1997, सी 1986 या डी 2002। तो ध्यान रखना कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी 1986। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1986। ध्यान से देखिए इस टेबल को, गलती से बता दीजिए 2002 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान से देखिए 1986 बाद में जोड़ा गया एक दूसरा, ये 2002 है। चलिए ध्यान से देखिए कि भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक जारी रहेगी। विधानसभा का कार्यकाल आम चुनाव के बाद पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक शिक्षा के 5 वर्ष तक होता है। अब आगे ध्यान देखिए, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में 2002 में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का यानी ए जोड़ा गया। इसे संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 का में 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में भी दर्जा प्रदान किया गया, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को और उसके माता पिता का दायित्व है कि अपने उसको विद्यालय भेजे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया। 1 अप्रैल 2010 को भारत में लागू किया गया।
अगर ये पूछेगा सबसे बाद में लागू करने वाला कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर में। कब? जम्मू कश्मीर। चलिए ध्यान देखना, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक विधानसभा जब तक जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से जारी रहेगी। ऑप्शन है 2 साल, बी 5 साल, सी 6 साल या डी 3 साल। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 6 साल। क्या हो जाएगा? 6 साल। चलिए ध्यान से देखिए इस टेबल को। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक पर नियत रहेगी, 5 साल तक रहेगी। लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, पंचायती राज के सदस्यों को सामान्यतः 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। यदि 5 वर्ष के पूर्व किसी राज्य से इनमें से किसी सदस्य का पद रिक्त हो तो 6 माह के अंदर उस स्थान को भरने के लिए सुनिश्चित किया जाता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष के पूर्व भी भंग कर सकते हैं। विधानसभा 5 वर्ष से पूर्व भी भंग हो सकती है यदि मुख्यमंत्री राज्यपाल को भंग करने की सिफारिश करे तो। चलिए ध्यान से देखिए, आगे थोड़ा समझिए। विधानसभा लोकसभा की तरह एक अस्थायी सदन है। इसके 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भी राज्यपाल द्वारा विघटित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के अंदर विधानसभा का दोबारा निर्वाचन होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की जिसने मूर्ति पूजा जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई थी। ऑप्शन देवेंद्रनाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी ज्योतिबा राव फूले या डी क्या है मोहन राय। तो ध्यान रखना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले। क्या हो जाएगा? ज्योतिबा राव फूले। चलिए इसके विषय में थोड़ा आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसमें मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई। ज्योतिबा राव फूले ने बंबई में 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा राव फूले के आंदोलन का प्रतीक क्या था? राजा बाली था जो ब्राह्मणों के अपराध श्री राम का विरोधी था। ज्योतिबा राव फूले ने पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक माना। इससे मुक्ति के लिए उन्होंने संगठन पर बल दिया। ज्योतिबा राव फूले ने कई जगह विधवा पुनर्विवाह संस्था तथा बालिका विद्यालय खोला। ज्योतिबा राव फूले ने गुलामगिरी एवं सार्वजनिक सत्य धर्म नामक 2 पुस्तक लिखी। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ज्योतिबा राव फूले ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया था जिन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी, ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? ऑप्शन ए कर राजस्व, बी प्रत्यक्ष व्यय, सी गैर योजना पूंजीगत व्यय, डी गैर कर राजस्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैर पूंजीगत व्यय। क्या हो जाएगा? गैर पूंजीगत व्यय। चलिए इसके विषय में समझाते हैं आपको ध्यान से। गैर पूंजीगत व्यय पूंजी बजट का एक घटक है। पूंजीगत व्यय परिणाम स्वरूप मूर्त या अमूर्त परिसंपत्ति का अधिग्रहण या देवताओं का बृगमान होता है। पूंजीगत व्यय सरकार की परिसंपत्ति दायित्व स्थिति को प्रभावित करता है। ध्यान रखना, पूंजीगत व्यय जीडीपी समृद्धि पर केंद्रित होता है और इस प्रकार राजमार्गों, बहुउद्देशीय बांधों, सिंचाई परियोजनाओं, मशीनरी, उपसंस्कर आदि खरीदने और टिकाऊ परिसंपत्तियों निर्माण पर खर्च होता है। ध्यान रखना, पूंजीगत व्यय पूंजीगत निवेशों के रूप में गैर आवर्ती व्यय भी होता है। ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से पढ़िए क्या दिया गया है। ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे कि खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए वसंत, बी सर्दी, सी पतझड़, डी वर्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्षा। क्या हो जाएगा? वर्षा, खरीफ की फसल। चलिए ध्यान से देखिए, इसके विषय में समझाते हैं आपको। खरीफ की फसल वर्षा मौसम में उगाई जाती है। खरीफ की फसल को दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ के साथ जून जुलाई में बोया जाता है तथा मानसून समाप्त होने के बाद काट लिया जाता है। उत्तर भारत में खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, कपास,
बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, गन्ना, मूंगफली, तंबाकू आदि आते हैं। दक्षिण भारत में खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, मक्का, रागी, मूंगफली बोई जाती है। रबी फसल शरद ऋतु में बोई जाती है। इसके वृद्धि के समय जलवायु अपेक्षाकृत ठंडी तथा बीजों के अंकुरण एवं परिपक्वन के समय गर्म जलवायु होना आवश्यक है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में तथा कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, चना, सरसों, तोरई, जौ, रागी आदि आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए और इसका उत्तर बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए इस टेबल को, जो कि आपके लिए स्पेशल डिजाइन किया गया है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार केरल लिंगानुपात कितना है? 1084। मैप में दिखाने का हम प्रयास किए, ध्यान से देखिए इस मैप को कि केरल का ए दिया है 1084 दिया गया है। इसके बाद अगर दूसरे नंबर पर देखेंगे कौन सा, तमिलनाडु है 996 है। तीसरे नंबर क्या है? फिर आपका देखेंगे 993 है, फिर 991 है, फिर 989 है। ये सीरियल से है आपके बड़े वाले, ध्यान रखना, कोई भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है जिन्होंने वर्ष 1330 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया? निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया? तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसके विषय में थोड़ा डिटेल आपको बताते हैं। यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक का कालक्रम तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है। गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह को पराजित करके गाजी मलिक और तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली में सिंहासनारूढ़ हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। विजय हरारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी सर्विसेज या डी हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। चलिए ध्यान से देखिए इसके विषय में थोड़ा क्या दिएगा। विजय हरारे ट्रॉफी 2021-22 हिमाचल प्रदेश ने जीती। विजय हरारे ट्रॉफी 2021-22 हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर जीती। विजय हरारे ट्रॉफी को रणजी वनडे के रूप में जाना जाता है। इसे वर्ष 2022-23 में प्रारंभ किया गया था। विजय हरारे ट्रॉफी यहाँ 22-23 का 2-3 है। विजय हरारे ट्रॉफी एक घरेलू प्रतियोगिता, इसका नाम भारतीय क्रिकेटर विजय हरारे के नाम से रखा गया था। ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि ISL 2021-22 के फाइनल में हैदराबाद FC ने किस टीम को हराया था? ऑप्शन ए ATK मोहन बागान, केरल ब्लास्ट FC गोवा या जमशेदपुर FC। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केरल ब्लास्टर्स FC। केरल ब्लास्टर्स FC। चलिए ध्यान से देखिए। ISL 2021-22 के फाइनल में हैदराबाद FC ने केरल ब्लास्टर्स FC को हराया था। ISL इंडियन सुपर लीग भारत में पुरुषों की पेशेवर फुटबॉल 5 लीग है। ISL 2021-22 फाइनल में हैदराबाद FC ने केरल ब्लास्टर्स FC को हराया था। ISL इंडियन सुपर लीग भारत में पुरुषों की पेशेवर फुटबॉल 5 लीग है। ISL फुटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत 12 अक्टूबर 2014 को हुई। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संदीप सिंह, बी हरजीत सिंह, सी विवेक राम चौधरी या डी RKS भदौरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विवेक सिंह चौधरी। क्या हो जाएगा? विवेक सिंह चौधरी। तो ध्यान से देखिए इसके विषय में कि विवेक सिंह चौधरी सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है।
विवेक राम चौधरी को वायुसेना के 27वें क्रम के रूप में नियुक्त किया गया है। मनोज पांडे को अप्रैल 2022 में 29वें थल सेना के रूप में नियुक्त किया गया है। आर हरि कुमार को नवंबर 2021 में 25वें नौसेना के रूप में प्रयुक्त किया गया था। संदीप सिंह एक भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी हैं। हरजीत सिंह अरोड़ा भारतीय वायुसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी भी हैं। तो ध्यान रखना, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के माध्यम से तथा स्वयं के माध्यम से कमेंट भी करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।